नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और इस वक्त बड़ी खबर शराबबंदी के बीच सियासी बयानबाजी से जुड़ी हुई सामने आ रही है। मंत्री संतोष सुमन का विपक्ष पर बड़ा हमला इस वक्त, जिसमें विपक्ष के लोग तस्करों को शह देते हैं। संतोष सुमन की तरफ से यह बयान आया है। धंधा ध्वस्त होने से विपक्ष के नेता इस वक्त परेशान हैं। विपक्ष के आरोपों पर कांग्रेस का पलटवार भी सामने आ गया। सबूत है तो गिरफ्तार करें। प्रेमचंद्र मिश्रा ने यह कहा है कि अगर सबूत है तो फिर गिरफ्तार किया जाना चाहिए। सोकॉल्ड नेता है, उनको पता है कि शराब की भट्टियां कहाँ बनती हैं, उनके द्वारा फाइनेंस की जाती होगी, तो इसलिए उनको इतना पता है, इसलिए उनको इतनी ज़्यादा परेशानी हो रही है कि उनका जो रोजी रोटी है, उनका जो धंधा है वो ध्वस्त हो रहा है, इसलिए परेशान हो रहे हैं। इसलिए वो चाह रहे हैं कि एक गरीबों को आगे करके उनके आड़ में वो ऐसी बात करें ताकि सरकार कमज़ोर पड़े, लेकिन सरकार कभी कमज़ोर नहीं पड़ेगी। वो तो सरकार के अंग हैं। अगर विपक्ष के किसी नेता के द्वारा इस तरह का धंधा चलवाया जा रहा है तो पुलिस कर क्या रही, क्यों नहीं पकड़ती है उनको? ये सरकार के द्वारा इस तरह का बयान देना, विपक्ष को हर चीज़ में विपक्ष का नाम घसीटना, ये अपने आप में सरकार की बड़ी विफलता है। अगर आप जानते हैं, आपके पास कोई पुख्ता सबूत है, क्यों नहीं पकड़ते हैं तेजस्वी यादव को, अरेस्ट कर लीजिए। तो ये बयान देने के लिए कुछ भी बेसिक प्यार बयान देना, अगर यही सत्ता पक्ष से जुड़े लोगों का काम है, मैं समझता हूँ ये अपने आप में बहुत ही अनफॉर्चुनेट है। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने तेजस्वी यादव को आरजेडी के घोषणा पत्र में शराबबंदी को खत्म करने की बात शामिल करने की सलाह दी है। उन्होंने कहा कि बिहार में शराबबंदी को लागू करने के लिए सख्त से सख्त कदम उठाए जाएंगे। के पाठक की नियुक्ति पर सवाल उठाने वालों को भी ललन सिंह ने सख्त शब्दों में जवाब दिया। उनको सार्क मछली और पुठिया मछली उनको समझ में आता होगा। हमने तो कहा है कि तेजस्वी यादव जितना शराबबंदी के खिलाफ बोल रहे हैं तो उनको अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में शामिल कर लेना चाहिए कि शराबबंदी खत्म करेंगे वो। लेकिन बिहार में शराबबंदी है और शराबबंदी रहेगा, और शराबबंदी को नियंत्रित करने के लिए जितने सख्त से सख्त कदम हो सकते हैं राज्य सरकार उठा रही है। के पाठक को लेकर के सवाल आरजेडी के लोग, के पाठक को के लेकर सवाल उनको उठाने का क्या मतलब है? ये सरकार का काम है। अब आरजेडी बताएगी कि कौन से पदाधिकारी कहाँ पदस्थापित होंगे। ये शराबबंदी का जो कानून बना था उसमें श्री के पाठक जी ही वहाँ उत्पाद आयुक्त थे। और अब बात शराबबंदी को सफल कराने की जिम्मेवारी की, जिस पर सियासत शुरू हो गई है। सवाल ये कि कड़क अधिकारी से किसको परेशानी होगी। किस कारण से हटाया गया? असफल शराबबंदी का ठिठरा के पाठक पे फोड़ना चाहते हैं। तो के पाठक ने मद्य निषेध विभाग के अपर मुख्य सचिव का पदभार ग्रहण कर लिया है। उन्होंने आज चैतन्य प्रसाद से कार्यालय जाकर पदभार ग्रहण किया। इस दौरान विभाग के मंत्री सुनील कुमार भी वहां मौजूद रहे। पदभार लेते ही वो एक्टिव मोड में भी दिखाई पड़े। उन्होंने विभाग के कर्मचारियों और अधिकारियों के साथ बैठक की। निषेध विभाग की जिम्मेवारी मिलते ही विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक कार्यालय पहुंच चुके हैं, और कार्यालय पहुंचते ही वो अपने विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ बैठक कर रहे हैं। सबसे पहले उन्होंने विभाग के पहले जो अपर मुख्य सचिव थे चैतन्य प्रसाद, उनसे उन्होंने पदभार ग्रहण किया, और उसके बाद अब विभाग के अधिकारियों के साथ वो मीटिंग कर रहे हैं। मतलब साफ है कि के पाठक जिम्मेवारी मिलते ही एक्टिव हो चुके हैं। और खास तौर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समीक्षा बैठक के बाद सरकार ने यह निर्णय लिया और के पाठक को इस विभाग की महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दी गई। हालांकि वर्ष 2016 में जब शराबबंदी कानून लागू किया गया था, उस वक्त भी इस विभाग की जिम्मेवारी के पाठक के ही कंधों पर थी, और बखूबी अपनी जिम्मेवारी को के पाठक ने निभाया भी था। लेकिन वो केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर चले गए और विभाग की जिम्मेवारी किसी और को दी गई। बीच में कई घटनाएं घटी, कई बड़े मामले भी सामने आए, लेकिन एक बार फिर से जिस तरीके से बिहार में घटनाएं घटी, जहरीली शराब से लोगों की मौत हुई, और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बड़ी समीक्षा बैठक की, उसके बाद इस विभाग की जिम्मेवारी के पाठक को दे दी गई है। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ शैलेंद्र, न्यूज़ 18 पटना।
तो केके पाठक को उत्पाद मद्य निषेध विभाग का अपर मुख्य सचिव बनाए जाने पर सियासत तो शुरू हो चुकी है। सरकार के इस फैसले पर आरजेडी और कांग्रेस ने सवाल उठाया, तो वहीं जेडीयू ने सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है। इस केके पाठक को मद्य निषेध विभाग से नीतीश कुमार वर्षों पहले हटा दिए थे और 5 साल के असफल शराबबंदी पे समीक्षा के बाद उसी केके पाठक को पुनः उसी विभाग में लाना नीतीश कुमार की मजबूरी है या जरूरी है, या फिर नीतीश कुमार जी अपने असफल शराबबंदी का ठिठरा केके पाठक पे फोड़ना चाहते हैं? कि यह कैसी सरकार है, डबल इंजन की सरकार, जो निर्णय लेने का काम करते हैं। जिस पदाधिकारी को आप असक्षम समझकर आप हटाने का काम किया था उत्पाद विभाग से, फिर कुछ दिनों के बाद पुनः जो है उसे जो है सक्षम समझकर आप फिर उत्पाद विभाग के पदाधिकारी के रूप में पदस्थापित करने का काम किया। तो हम माननीय सुशासन सरकार से पूछना चाहते हैं, यदि वह सक्षम व्यक्ति थे तो उन्हें किस कारण से हटाया गया, और यदि वह असक्षम व्यक्ति थे तो उन्हें किस कारण से फिर जो है पुनः पद पर पदस्थापित करने का काम किया। ये डबल इंजन की सरकार। केके पाठक जैसे वरिष्ठ अधिकारी को मद्य निषेध विभाग का अपर मुख्य सचिव बनाया जाना मुख्यमंत्री जी का स्वागत योग्य कदम है और पूरा बिहार उनके इस निर्णय का स्वागत कर रहा है। और इसी से ये स्पष्ट हो जाता है कि मुख्यमंत्री जी की नियत बिहार की जनता के प्रति समर्पित होना, चाहे जो हो, जो शराबबंदी से समाज में एक शांति आई है उस शांति को कायम रखना, जहां कहीं भी त्रुटि हो और उसके लिए जो भी करना पड़े उसको करने के लिए मुख्यमंत्री जी तत्पर हैं। इस कदम का पूरे बिहार की जनता स्वागत करती है। तो शराबबंदी कानून को लेकर सीएम नीतीश कुमार की सख्ती के बाद पुलिस अवैध शराब कारोबारियों के खिलाफ विशेष छापेमारी अभियान में जुट गई है। उत्पाद विभाग की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर पटना सिटी के चौक थाना क्षेत्र के कंगन घाट स्थित एक बंद पड़े ईंट भट्टे में छापेमारी कर 40 कार्टन विदेशी शराब को बरामद किया। हालांकि छापेमारी की भनक मिलते ही अवैध शराब तस्कर मौके से फरार होने में कामयाब रहे। गौरतलब है कि उत्पाद विभाग की टीम को गुप्त सूचना मिली थी, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई। और बड़ी खबर इस वक्त दरभंगा से आ रही है, जहां पर सुरक्षा गार्ड की पीट कर हत्या कर दी गई है। ये बड़ी खबर दरभंगा से, जहां पर सुरक्षा गार्ड की पीट कर हत्या की गई है। पिटाई के बाद ईंट पत्थर से इस शख्स को मारा गया। जमीन विवाद में जान ली गई है, जो जानकारी सामने आ रही है वासुदेवपुर के मौलागंज की ये घटना है। 2 पक्षों में विवाद चल रहा था जमीन को लेकर। जमीन की रखवाली करने वाले की हत्या की गई है। नाराज लोगों ने इस दौरान जमकर हंगामा किया। नगर विधायक ने मदद का हालांकि भरोसा दिया है। ये रात में हत्या हुई है, अनजान आदमी आया था, सुबह में उनकी मां ने देखा है। क्या विवाद रहा होगा? जमीनी विवाद। क्या कारण है? क्योंकि वह मेरा जमीन को देखभाल करता था, आज से नहीं पूर्वज से। उनके दादा, पापा, चाचा, पूरे परिवार मेरे जमीन को देखभाल कर रहा था। और यह दूसरे तरह की हत्या है। तो मुझे बताया गया कल यहाँ जो है कुछ बाउंड्री वगैरह हुआ था, उसमें ज़मीन विवाद था। ज़मीन विवाद जिसके कारण था, उन्होंने ही लोगों ने, जैसा कि बताया जा रहा है, कि उसने हत्या करवाया या किया। तो ये एक दूसरे तरह की हत्या है, लेकिन हत्या हत्या है। इसी हालत में भी हत्यारा को बख्शा नहीं जाएगा। अविलंब प्रशासन कार्रवाई करेगी और उसको कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने का प्रयास किया जाएगा। और SC/ST एक्ट में जो सरकारी मुआवजा का प्रावधान है वो जल्द से जल्द उनको दिलाएगा। वहीं बड़ी खबर मधुबनी से आ रही है। अज्ञात बदमाशों ने युवक की हत्या कर दी है। सड़क पर 25 साल के युवक के शव को बरामद किया गया है। अज्ञात बदमाशों की तरफ से युवक की हत्या की गई है। धान के बोझा में छिपाकर शव को रखा गया था। गुस्साए ग्रामीणों ने सड़क को जाम कर दिया, जमकर हंगामा किया गया है। बासोपट्टी थाना के जानकी नगर गांव की यह घटना और तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर एक्सक्लूसिव, जहां पर सड़क जाम किया गया। ग्रामीणों की तरफ से आक्रोशित ग्रामीणों ने टायर जलाकर यहां विरोध जाहिर किया है। धान के बोझा में शव को छिपाकर रखा गया था।
बड़ी खबर राजधानी पटना से आ रही है, जहां दोस्तों ने दोस्त की पीट कर जान ले ली है। मनेर में श्राद्ध कर्म से लौट रहे युवक की हत्या की गई है। दूसरे युवक को पीट कर घायल कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि हत्या से इलाके में सनसनी फैल गई। हत्या के आरोपी हालांकि मौके से फरार हो गए हैं और आरोपियों की तलाश में इस वक्त पुलिस जुटी हुई है। तो दोस्तों ने ही दोस्त की पीट इसमें लग रहा है कि हमारा लड़का को मार के फेंका गया। किस लिए मारा है? किस लिए अदालती खोजना है। रास्ता चल रहे हैं, कुत्ता काट ले रहा है पीछे से और कुत्ता को मरबे नहीं किए। हम जा रहे हैं, रास्ता धर के पॉकेट मारा जा रहा है। ये कोई वैल्यू है? किसी पर शक है आपका? शक है तभी ना बोल रहे हैं कि लड़का को हमारे घर से बोला कि अच्छा, ये रात जो है हम लोगों को सूचना मिला है 12 बजे तकरीबन कि इनको जो है मार वार के जो है फेंक दिया गया है, इनकी हत्या हो गई है। सूचना के बाद हम घटनास्थल पर गए तो लाश हमें प्राप्त हो गया है। तो सुबह हमने जो है पुलिस को सूचना दी है और इसकी निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए दोषियों को उचित कार्रवाई की जो है हम लोग मांग कर रहे हैं। पटना के खुशरूपुर में दो ऑटो की आमने सामने की टक्कर में एक शख्स की मौत हो गई, जबकि ऑटो में सवार 12 से ज्यादा लोग घायल हो गए। सभी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घायलों में शामिल एक महिला को पीएमसीएच रेफर किया गया। पटना बख्तियारपुर स्टेट हाईवे के तपा स्थान के पास यह हादसा हुआ। मृतक अजय कुमार खुशरूपुर के चक हुसैन मोहल्ला के रहने वाले थे। बच्चों के खिलाफ होने वाले यौन अपराध को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाई कोर्ट के उस फैसले को खारिज कर दिया जिसमें बॉम्बे हाई कोर्ट ने बाल यौन अपराध के लिए स्किन टू स्किन टच को पैमाना बताया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बच्चों के खिलाफ होने वाले यौन अपराध के लिए स्किन टू स्किन कांटेक्ट जरूरी नहीं है। कोर्ट ने यह भी कहा है कि स्किन टू स्किन कांटेक्ट के बिना बच्चों के यौन अंगों को छूना पॉस्को कानून के तहत यौन शोषण है। कोर्ट ने यह भी कहा है कि यौन इच्छा से बच्चों के अंगों को छूना पॉस्को एक्ट के तहत अपराध की श्रेणी में आता है। सुप्रीम कोर्ट ने यौन अपराध से जुड़े बॉम्बे हाई कोर्ट की परिभाषा को गलत बताते हुए कहा कि पॉक्सो एक्ट का उद्देश्य बच्चों को यौन शोषण से बचाना है और ऐसी संकीर्ण व्याख्या जो है वो बेहद हानिकारक होगी। कोर्ट ने इस मामले के आरोपी को 3 साल की सजा सुनाई। और सुप्रीम कोर्ट के फैसले से जुड़ी एक और बड़ी खबर जिसमें सीबीएसई और आईसीएसई की 10वीं और 12वीं टर्म परीक्षा का मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने हाइब्रिड परीक्षा कराने से इनकार कर दिया है। परीक्षा मोड में बदलाव नहीं किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ कर दिया है, परीक्षा केवल ऑफलाइन मोड में ही की जाएगी। यह परीक्षा जिसे ऑनलाइन कराने को लेकर ऑफ ब्रिड कराने को लेकर के आवेदन दिया गया था, सुप्रीम कोर्ट ने इसे साफ इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने हाइब्रिड परीक्षा कराने से इनकार करते हुए कहा है कि परीक्षाएं सारी ऑफलाइन मोड में ही होंगी। तो सीबीएसई और आईसीएसई की परीक्षा का मामला सुप्रीम कोर्ट में इससे जुड़ा बड़ा फैसला जिसमें 10वीं और 12वीं की टर्म परीक्षा से जुड़े मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि परीक्षाएं ऑफलाइन मोड में ही होंगी। हाइब्रिड परीक्षा कराने से सुप्रीम कोर्ट ने साफ इनकार किया। तो परीक्षा के मोड में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ कर दिया है अपने फैसले में। सीबीएसई और आईसीएसई की परीक्षा के मामले के मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट का यह बड़ा फैसला जिसमें ऑफलाइन परीक्षा ही कराई जाएगी। और बिहार में शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे हजारों उम्मीदवारों के लिए अच्छी खबर आई। शिक्षा विभाग ने नियोजित शिक्षकों की भर्ती की काउंसलिंग का शेड्यूल जारी कर दिया है। नोटिस के अनुसार नगर निकायों में काउंसलिंग जो है वो 14 से 16 दिसंबर तक होगी, जबकि प्रखंड नियोजन इकाई की बात करें तो काउंसलिंग की तारीख 17 से लेकर 20 दिसंबर तक
और पंचायत नियोजन इकाई में 22 दिसंबर तक काउंसलिंग की जाएगी। शिक्षकों के नियोजन के लिए तीसरे चरण की जो काउंसलिंग होनी है उसकी तिथि घोषित हो गई है। 14 दिसंबर से लेकर के 22 दिसंबर तक ये नियोजन होना है और जिसके लिए शिक्षा विभाग ने तिथि घोषित कर दिया है। आपको बता दें कि अभ्यर्थियों के लिए काउंसलिंग जो की जाएगी वो लगभग 1400 नियोजन इकाइयां हैं और इस 1400 नियोजन इकाइयों में लगभग 13,000 पदों के विरुद्ध नियुक्ति जो है वो होनी है। विभाग ने जो आदेश जारी किया है उसके मुताबिक जो 2019-20 में पहले और दूसरे चरण की प्रक्रिया जो नियोजन की हुई थी उसमें जो काउंसलिंग और चयन की प्रक्रिया खत्म होने के बाद भी किन्हीं कारणों से जिनका काउंसलिंग नहीं हो पाया था या रद्द हुआ था उन सारे नियोजन इकाइयों के लिए ये तिथि निर्धारित की गई है। और आपको बताएं कि जो जिस ढंग से ये पूरा कार्यक्रम बना है, नगर निकायों की अगर बात करें तो 14 दिसंबर से लेकर के 16 दिसंबर जिसमें और उसके बाद प्रखंड नियोजन की जो इकाइयां हैं वहां पे 17 दिसंबर से लेकर के 20 दिसंबर तक ये पूरे नियोजन की जो तिथि है, जो काउंसलिंग की जो तिथि है वो घोषित की गई है। पंचायत नियोजन इकाई में 22 दिसंबर को कक्षा 1 से लेकर के 5 तक का नियोजन होना है। तो काफ़ी दिनों से जो इंतज़ार लोगों का था, जो अभ्यर्थी इंतज़ार कर रहे थे, लगातार सवाल उठा रहे थे कि आखिर तीसरे चरण की जो काउंसलिंग है वो कब होगी। शिक्षा विभाग ने ये तिथि घोषित कर दी है और यहाँ से 14 दिसंबर से लेकर के 22 दिसंबर तक शिक्षकों का नियोजन की काउंसलिंग शुरू हो जाएगी। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 पटना। शिवहर के कुशर पंचायत में बिहार की सबसे कम उम्र की मुखिया अनुष्का कुमारी बनी है। अनुष्का 21 साल की है। उन्होंने मुखिया पद का चुनाव 287 मतों से जीता है। नवनिर्वाचित मुखिया को कुल 2625 मत मिले। वो बेंगलुरु में रहकर पढ़ाई करती थी। हिस्ट्री ऑनर्स से बैचलर डिग्री हासिल इन्होंने की है और आगे भी पढ़ाई जारी रखना चाहती हैं। अनुष्का समाज को कुरीतियों से मुक्त कराना चाहती हैं। गाँव पंचायत के लोगों की जीत है, तो मैं उनको बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मुझे मुखिया के लिए, मुखिया पद के लिए मुझे चुना और मैं उनके विश्वास पे खड़ी उतरूँगी। मैं उनके हर प्रॉब्लम को, हर समस्या को सुनूंगी और मैं उनका विकास करूँगी और गाँव का भी विकास करूँगी। और सबसे कम उम्र की एक उम्मीद प्रत्याशी है और जीत हासिल की जाए। और युवाओं के लिए आपका क्या कहना है? युवाओं के लिए मेरा यही कहना है वो भी अच्छे से अपनी पढ़ाई करें, बहुत आगे तक जाए, वो भी गांव के लिए कुछ अच्छा करें ताकि हमारा भी गांव आगे रहे। जैसे हर शहर आगे है गांव से, वैसे ही गांव भी शहर की तरह आगे होना चाहिए। तो कुशर पंचायत की मुखिया हैं, जो सबसे कम उम्र की मुखिया है। 21 साल की उम्र में मुखिया का चुनाव इन्होंने जीता है और समाज को कुरीतियों से मुक्त बनाने के लिए अनुष्का काम करना चाहती हैं। बिहार राज्य धार्मिक न्यास परिषद अपनी बदहाली का रोना रो रहा है। धार्मिक न्यास परिषद के जर्जर भवन को आप देख लीजिए। संसाधनों का अभाव यहां पर आपको नजर आ जाएगा। सरकार ने इसकी तरफ अपनी आंखें मूंद रखी हैं, लेकिन अब यह सवाल उठने लगा है कि दूसरे धर्मों के लिए तो सरकार ने खजाना खोल दिया है, ऐसे में हिंदुओं के लिए बने बिहार राज्य धार्मिक न्यास परिषद से ऐसा भेदभाव आखिर क्यों? जर्जर मकान, अलमारी पर प्लास्टिक की टूटी कुर्सियां, पुराने टेबल पर धूल फांकती फाइलें, ये तस्वीरें हैं पटना के छज्जूबाग स्थित बिहार राज्य धार्मिक न्यास परिषद की। इस धार्मिक न्यास परिषद का निर्माण राज्य के मठ मंदिरों की समस्याओं को सुलझाने के लिए किया गया है, लेकिन जब ये खुद अपनी समस्याओं को नहीं सुलझा पा रहा है तो मठ मंदिरों की समस्याओं को क्या सुलझाएगा? धार्मिक न्यास परिषद की बदहाली का अंदाजा सिर्फ इस बात से लगाया जा सकता है कि इस जर्जर भवन में भी कर्मचारियों के बैठने के लिए कुर्सियां तक नहीं है। डिजिटल क्रांति के युग में टेबलों पर फटी पुरानी फाइलों का अंबार बोर्ड की बदहाली की कहानी कह रहा है। ऐसा नहीं है कि धर्म के नाम पर बने सभी दफ्तरों का यही हाल है, चाहे सिया वक्फ बोर्ड हो या फिर सुन्नी वक्फ बोर्ड या फिर हज भवन, सभी चकाचक हैं। अकेले धार्मिक न्यास परिषद सरकारी उपेक्षा का दंश झेलने के लिए मजबूर है।
धार्मिक न्यास परिषद की बदहाली पर सरकार में शामिल खुद बीजेपी के नेता सवाल उठाने लगे हैं कि वो मुसलमानों के लिए बड़ी राशि खर्च कर हज भवन और अनुमन इस्लामिया हॉल बनाए जाते हैं, तो हिंदुओं के मठ मंदिरों की देखभाल करने वाला बिहार राज्य धार्मिक न्यास परिषद बदहाल क्यों है? जिस तरह हज भवन है, अंजुमन इस्लामिया भवन है, उस तरह का भवन नहीं है धार्मिक न्यास बोर्ड का, जबकि 4800 मंदिरों का रखरखाव करती है, काफ़ी संपत्ति भी इसके पास है। अन्य जो ऐसे धर्म के लोगों के लिए जो देख रेख करती हैं, उनके कार्यालय इतने सुसज्जित हैं, तो निश्चित तौर पे सरकार को इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। जिस प्रकार से बड़ी व्यवस्था बनाई गई हज भवन के लिए या अन्य के लिए, अपने धार्मिक न्यास बोर्ड को भी उसी तरह से और बेहतर तरीके से, मुझे लगता है कि और बेहतर तरीके से उसकी व्यवस्था होनी चाहिए, उसका आधुनिकीकरण होना चाहिए, उसकी व्यवस्थाएं ठीक करनी चाहिए। बिहार राज्य धार्मिक न्यास परिषद का नाम शायद आपने कभी ना सुना हो, क्योंकि ये कभी सुर्खियों में रहा ही नहीं, जबकि सरकार ने 1951 में बिहार राज्य धार्मिक न्यास परिषद का गठन किया था। धार्मिक न्यास परिषद का गठन मंदिरों की संपत्ति की सुरक्षा और उसकी देखभाल के लिए किया गया था। गठन के बाद लंबे समय तक किराए के मकान में ही इसका दफ्तर था, लेकिन बाद में सरकार ने छज्जू बाग में जमीन लीज पर दिया, जिसके बाद 60 से 70 के दशक में भवन निर्माण का कार्य शुरू हुआ। बिहार राज्य धार्मिक न्यास परिषद का संचालन मंदिरों से मिलने वाले 4% शुल्क से किया जाता है। इसी 4% शुल्क से कर्मचारियों का वेतन भी मिलता है और संसाधन भी खरीदे जाते हैं। इसके अलावा सरकार ने 2012-13 में 1 करोड़ और 15-16 में बोर्ड को 2 करोड़ रुपए दिए, जो ऊंट के मुंह में जीरा ही साबित हुआ। उससे हमको जानकारी प्राप्त हुई है कि इस पर जो भवन बना हुआ है, ये तत्कालीन मंदिरों से कुछ हेल्प लेकर के या कुछ महात्माओं के हेल्प लेकर के बिल्डिंग बनाया गया, और इसीलिए अभी इसकी स्थिति भी जीर्ण हो गई। हम लोगों ने गवर्नमेंट्स को भी लिखा, बिहार भवन निर्माण विभाग को भी लिखा, लेकिन वहाँ से कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है कि वो रिपेयरिंग करेंगे या नहीं करेंगे। और आप देखिए आगे बाथरूम की ये कंडीशन है कि जानवर नहीं जा सकते हैं, तो आदमी की बात तो दूसरी है। धार्मिक न्याय परिषद के जर्जर भवन को ठीक करने के लिए भवन निर्माण विभाग को 2 बार पत्र लिखा गया, लेकिन कभी कोई जवाब नहीं आया। यहाँ बैठना और काम करना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन इसकी चिंता करने वाला कोई नहीं है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र की रिपोर्ट। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून।